Hello everyone. In the previous video, we discussed question number 1 to 50 of 2024 prelims paper. In that paper, I scored 105 marks with just 69 attempts. And if you haven't watched that video, watch it first and then you can continue with this. In this video, I have explained the next question from 51 to question number 70. So let's get into it. So let's start with question number 51. This question is about geography and two statements. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. You know that this statement is wrong, obviously. और मैं यही बोल रहा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से. अगेन, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो यू नीड रिवीजन एंड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. जो भी अगर आप रिसोर्स में जो भी पढ़ोगे वहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका वो करेक्ट ही आना चाहिए. ये स्टेटमेंट डायरेक्ट फ्रॉम 11th एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के, और बहुत से क्वेश्चन है इसी 2024 के पेपर में भी और बाकी पीवाईक्यूज में भी. अगर आप देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी आए हैं. इसलिए एनसीईआरटी आर नॉन स्किपेबल एटलीस्ट फॉर ज्योग्राफी. कोई भी फैंसी सोर्स के पीछे मत भागो. कोई भी कंपाइलेशन, कोई भी नोट्स अगर आपको पढ़ने तो वो बाद में पढ़ो, लेकिन प्राइमरी सोर्स हैज टू बी एनसीईआरटी. इफ यू हैव read and revised well, you can easily solve this question. Okay, and statement 2 is correct in this case. Now let's discuss next. Again, same as I told you, in 2024 geography questions were directly from the 11th NCERT. You can see this also. Statement 1 is thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. अभी ये हमें पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. और उसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स. अगर वहाँ पे ज़्यादा हाइट पे अगर हीट जा रही है तो ट्रोपोस्फियर ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा होगा इक्वेटर पे, ठीक है, कंपेयर टू पोल्स. सो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट रीजन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट. These are some of the easy questions and bonus questions that you can say which you can't miss. अभी ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस. यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर आपको पता भी नहीं है तो अगर क्या लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है. वोल्केनिक इरप्शंस के प्रोडक्ट कौन से? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है. और यहाँ पे आंसर है अपना ऑल फोर. अभी अगर इसमें कोई ऐसा एक भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया नहीं है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं या हम सोच सकते कि यार ये नहीं होगा. अगर कोई बहुत ही वियर्ड यहाँ पे ऑप्शन होता, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक होता या कोई और जो कि इम्पॉसिबल टू फाइंड इन वोल्केनिक इरप्शंस, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते. अभी हमें इतना तो पता है कि 1 and 2 इज डेफिनेटली करेक्ट एंड 3 and 4 वी कैन टेक वाइल्ड गेस. Because of some chemical reaction, nitrogen and sulfur compounds may also find in volcanic eruptions. I was also confused between third and fourth, so I have marked these dots. But I thought that maybe due to some chemical reactions or some compounds, nitrogen and sulfur might be present, and that's why I did all four. And you can take such guesses by practicing MCQs and PYQs. Okay. Again, see this statement exactly directly it is copied and pasted here directly from the NCERT. You need not worry, but ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं या डिफिकल्ट लगता है. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, जैसे कि ये है, तो आप याद भी रख सकते हो. कुछ निमोनिक्स करो, याद रखो, जैसे माउंटेन रेंजेस हो गए या जो भी कुछ मैपिंग की चीज़ें हो गई या ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आपको याद रखना है. क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया, आपको ये नहीं करना है कि ठीक है यार ये मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है. ये सिचुएशन आपको वहां पे नहीं क्रिएट करनी है खुद के लिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा और मार्क्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है. इसलिए अगर जो भी मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो उससे अगर कुछ पूछा तो आपको वो आना ही चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है. अभी यहाँ पे भी आपको पता है सेकेंड स्टेटमेंट है जो उन्होंने
ट्विस्ट क्या है, एक्सचेंज क्या है एंड रॉन्ग क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, यहाँ पे कोई आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे कुछ यूट्यूब वीडियोस है, यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रिक्स बता देंगे कि एक्सचेंज हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसे लॉजिक आपको फॉल्स लॉजिक बता देंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग से क्वेश्चन सॉल्व तो यहाँ पे हो जाएगा, पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस करके कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ऐसे क्वेश्चन जो आपके सोर्स में से आ रहे हैं वो आप नॉलेज के एंड रिवीजन के बेसिस पे ही सॉल्व करो। ठीक है, दिस क्वेश्चंस 51, 52 एंड 54 आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू हैव टू सॉल्व इट करेक्टली। अभी ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स। अभी इवन इफ यू डोंट नो विच ऑफ द कंट्रीज आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पर आपको इतना तो पता होगा कि इक्वेटोरियल रीजन में ही ये ग्रो होता है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन के आसपास आपने थोड़ी भी अगर मैपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि सी ऑप्शन के जो कंट्रीज है वही उस रेंज में आपको दिखाई देते हैं एंड यू फाइंड इट। सो मैंने उसी लॉजिक से ये मार्क किया था एंड आई गॉट इट करेक्ट। ओके, और आप कुछ दूसरा लॉजिक भी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप इनकर प्लेसेस भी देखोगे तो ए बी एंड डी आर नोवेयर नियर द इक्वेटर। ठीक है, अगर आपको कुछ कॉमन पैटर्न निकालना ही है तो तीनों नहीं है, सिर्फ एक ही है, एंड दैट्स योर आंसर। अभी अगेन ये हम एक इजी मैपिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं, जो भी फेमस निमोनिक है इस चीज को, इसको याद रखने को, उसी से ये आसानी से सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। 56, 57 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, अगेन आपको पता ही है, रेन कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सो बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों? आपको इतना तो समझ में आ गया कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे तो कोई आपको डाउट नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये रीजन है या नहीं। अभी रेनफॉल इज द रीजन फॉर वेदरिंग, ठीक है, पर उस वेदरिंग को कौन असिस्ट कर रहा है या कौन हेल्प कर रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। So that's why both the statements are correct and that explains the statement 1. It is simple question directly from your NCERT. आपको ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है। अभी ये मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्थ सी का। ये जो बेसिक मैपिंग है वो अभी आपको करनी है, क्योंकि मैपिंग का वेटेज बढ़ गया है। अलग अलग आप देख सकते हैं कि इसी पेपर में भी बहुत से मैपिंग के क्वेश्चंस आए, 25 में भी आए और इस साल भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैपिंग का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो नॉर्थ सी है, इसके जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कंट्रीज दैट हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। अभी ये मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया एंड आई ट्राई टू स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा रिस्क लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं लग रही थी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था मुझे उतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी अच्छे से जा रही, क्योंकि मैं कंफर्म था। सेम गोज विद 59th क्वेश्चन। बहुत ही ये ट्रिकी है मैपिंग, जहाँ पे आपको 3 into 3 9 पैरामीटर्स है और कुछ भी अगर गलत हो गया तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे भी मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा एंड आई स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, अभी ये है, ये देखो, ये एक बेसिक मैपिंग का क्वेश्चन है माउंटेन रेंजेस के बारे में, एंड एज आई हैड ज्योग्राफी एज माई ऑप्शनल तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। आई वॉज डेफिनेटली श्योर दैट सेकेंड इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज करेक्ट। ओके, सो तो सेकेंड तो अगर रॉन्ग हो गया तो मैंने ऑल 4 तो निकाल ही दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ओनली 2, क्योंकि मैं श्योर था इस क्वेश्चन के लिए। अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स है एंड कोई पीयर्स है, उनके साथ मैंने ये बाद में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड दे वर लाइक हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे और क्यों मैंने सॉल्व किया, पर वहां पे मैंने क्या लॉजिक लगाया वो मैं आपको बताऊंगा, एंड ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ओवर थिंक आपको नहीं करना है, पर कॉन्फिडेंट भी रहना है।
आपके थॉट प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर थिंक भी नहीं करना है आपको। एक बैलेंस है, वो आपको अचीव करना है। अभी देखो, दिस सिसाड़ा या सिकाड़ा व्हाटएवर यू कॉल इट, ये हमें पता नहीं, ये मैंने तो सुना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉग हॉपर। फ्रॉग हॉपर से आपको क्या समझ में आता है? हॉपर इज जो हॉप करता होगा फ्रॉग पे, ठीक है। एंड पॉन्ड स्केटर, पॉन्ड पे जो स्केट करता होगा। अभी आप इमेजिन करो, इन चारों में से ये दो में कौन सा फिट हो सकता है? ठीक है, रेप्टाइल्स तो गया, ठीक है, ये तो हम पहले ही हटा देंगे। अभी क्या बचता है? बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स। अभी आपने देखा होगा बर्ड्स, फिश पॉन्ड पे स्केट करना चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। शायद कभी हॉपिंग भी हो जाएगी फ्रॉग पे, पर स्केट पॉन्ड पे करना इट्स रेयर। और आपने देखा भी होगा, कहीं भी पॉन्ड हो या कुछ पानी हो, वहां पे आपने देखा होगा एकदम थिन इंसेक्ट्स जो है वो आपको दिखते हैं वहां पे फ्लाई करते हुए या कुछ करते हुए। तो उस लॉजिक से मैंने इंसेक्ट्स पे मार्क किया है, ठीक है। तो हर बार आपको बुक से या आपके नोट से आंसर होगा ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है, आपके आजू बाजू भी आपको ऑब्जर्व करते रहना है चीज़ों को कि कैसे होते हैं, ठीक है। ओनली बुकिश नॉलेज से तो ये नहीं होगा। अगेन 62, इट्स इजी क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि देखो आपको इस लॉजिक से यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर सॉल्व नहीं करना है कि यार ये मुझे पता ही नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। अभी आप अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट हो, वो पढ़ेगा कि च्युइंग गम के बारे में क्वेश्चन है, तो वो डर जाएगा, वो बोलेगा मुझे कुछ पता ही नहीं च्युइंग गम के बारे में। सो एक तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होके ये क्वेश्चन पढ़ेगा या मोस्टली स्किप कर देगा, और वहाँ पे ही गलती हो जाती है हमारी। आपको पहले क्वेश्चन आराम से कॉन्फिडेंटली पढ़ना है। आपको अगर पता भी नहीं होगा तो भी बहुत सी बार क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर आपको वो केयरफुली पढ़ना है, उसका मीनिंग जानना है कि व्हाट द एग्जामिनर इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू से हियर। ओके, रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है कि ऑल च्युइंग गम्स, ठीक है, या नो च्युइंग गम, ऐसा तो नहीं है। ऑल च्युइंग गम्स भी नहीं है कि ऑल च्युइंग गम्स आर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, मेनी। तो एक पॉसिबिलिटी है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी भी ऐसी है जो कि हो सकती है। आपने देखा होगा कि च्युइंगम है, बहुत सी जगह पे आपने उसको देखा होगा, तो वो सालों साल भी वो वैसा ही रहता है। तो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। अगेन इट इज ओनली सेइंग मेनी एंड नॉट ऑल, ठीक है। मेनी है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम करेक्ट या एक्सट्रीम इनकरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ, ठीक है। उसी लॉजिक से मैंने इसको ए मार्क किया है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड बिकॉज इट कंटेन्स प्लास्टिक एज अ गम, दैट्स व्हाई इट वुड बी अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। उस लॉजिक से ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। 63 बहुत ही रैंडम था मेरे लिए, जो कि मुझे डिफिकल्ट लगा। आई डिड नॉट टेक रिस्क एंड आई थॉट टू स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ रीड दिस केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली ही क्रॉस कर दिया था, पता नहीं क्यों मैंने वो पढ़ा और डायरेक्ट क्रॉस कर दिया। और ये मैं कह रहा हूं आपको, क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्यों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं बार बार। इतने सालों की पढ़ाई के बाद इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशंस की तो ये एजेंसी नहीं होगी। अगर होती तो कहीं तो पढ़ता मैं इतने सालों में। टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा था, वर्ल्ड टॉयलेट। उस लॉजिक से मैंने वो काट दिया अभी। इसीलिए यहाँ पे आप देखो सी मैंने कट कर दिया है। अभी बच्चे मेरे पास सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अभी सेकेंड पढ़ते। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। अभी ये क्या बोल रहा है? अगर वो टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे, टॉयलेट कॉलेज वो ऑर्गेनाइज करता है, तो पॉसिबल है नाम से, अगर उसका नाम ही टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब इनिशिएटिव इनिशिएटिव तो
वो ले सकता है। और टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल सैनिटेशन, उसी के रिलेटेड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं या कुछ फेक या वेग कुछ बात नहीं हो रही है। तो ये क्लियरली पॉसिबल स्टेटमेंट एंड करेक्ट लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसिडर इट, बट लग रहा है, ठीक है। रीड द थर्ड स्टेटमेंट। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. अभी ये बात आप सोचो, अगर ये इतनी लेस नोन कंट्री है, सॉरी लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कहां से फंड देगी, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड को भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी। और अगर वो देती तो एटलीस्ट हमें वो पता होता, अगर वो फंड्स दे रही है तो वो ज्यादा फेमस होती, ठीक है। इफ यू आर लेस फेमस, लो फेमस एंड स्टिल यू आर गिविंग फंड्स टू लीस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग ऑल्सो, ठीक है, ये कुछ मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ ये उसके साथ, इसलिए मैंने वो रॉन्ग किया। एंड अगर थर्ड आप निकालोगे तो 3 and 3 ये जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ए बचता है। तो मैंने उस लॉजिक से सॉल्व किया एंड आई गॉट इट करेक्ट। ये देखो, अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने यहाँ पे कोई भी जो आपको यूट्यूब पे जो कुछ भी एनालिसिस दिखाते हैं, उस लॉजिक से अगर आपको सॉल्व बाद में तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में वैसे रिस्क लेना मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे वर्थ भी नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया क्वेश्चन, बिकॉज मुझे उसका कोई आइडिया ही नहीं था, तो मैंने वो ब्लाइंड गेस नहीं लिया। अभी ये देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स, ठीक है, ये मेरा गलत हुआ है। पर ऐसे क्वेश्चन में जो मैं इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन कहता हूँ या सिंपल क्वेश्चन कहता हूँ, तो इसका मैंने एक लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पे जो भी ऐसे डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका अगर आप ऑब्जर्व करोगे मल्टीपल पेपर्स में, तो उसका आंसर जो एकदम जो सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है ना ऑप्शन में, वही मोस्टली उसका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था ए एंड डी में, क्योंकि बी एंड सी पढ़ के ही वो लग रहा था कि देखो सी में भी देखो फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्विकली एंड सिक्योरली, बहुत ही ये मुझे अलग कुछ एक्सप्लेनेशन लग रहा था। मैंने ये देखो यहाँ पे काट दिया था, ये भी मैंने काट दिया था। आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, जो कि सिंपल है एंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लग रहे थे। मैंने तो यहाँ पे मैं रिस्क लिया, क्योंकि इनकरेजिंग लिखा था, मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स, तो वो थोड़ा मुझे पॉसिबल लग रहा था, काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो सकता है ऐसे लगा था, इसलिए आई वेंट विद दिस, बट आई गॉट इट रॉन्ग। पर आप देख सकते हो 50-50 में अगर आप क्लोज हो तो यू कैन टेक रिस्क, आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे भी बहुत से मेरे दोस्त थे, वो ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा डर गए थे, कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स पढ़ के वो डर गए और ये सब क्या है ऐसे सोच रहे थे कि कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बेसिक पढ़ना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस। इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी रिसोर्सेस, अलग अलग रिसोर्स में से वो एनर्जी आ रही है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप देख सकते हो बैटरी स्टोरेज, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बायोमास जनरेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल सेल, रूफटॉप, इजी, ऑल द फोर, दैट्स इट। कोई ज्यादा आपको सोचना नहीं है, कुछ भी ऐसे एलिमिनेशन नहीं करना है अगर नहीं हो रहा है तो भी। अभी ये क्वेश्चन देखो, which one of the following shows a unique relationship with the insect that has co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया था, महुआ, सैंडलवुड, ठीक है, ये दोनों हम तो ये पढ़ते हैं, इनके बारे में बहुत से बार पढ़ते हैं, टेस्ट में या बुक में, एनसीईआरटी में, नोट्स में, हर जगह। इन दोनों में तो ये ऐसा कुछ हमने आज तक पढ़ा नहीं, ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे कट कर दिया। आई वॉज लेफ्ट विथ ऑप्शन ए एंड डी, अगेन द 50-50 केस, एंड आई वेंट विथ सिल्क कॉटन एंड नॉट फिग। सो ये मेरा 50-50 जो मैंने गेस लिया था ये मेरा रॉन्ग हो गया, बट एटलीस्ट यू आर क्लोज टू 2 ऑप्शंस, दैट इज बेटर देन 4, ओके। सो आप उस एंगल से ये कर सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा कि ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, ठीक है।
इवन इफ यू डोंट नो कि यार इसमें है या नहीं है, बट हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज। अगर आपको पता भी नहीं है बटरफ्लाइज में है या नहीं, फिश में है या नहीं, फ्रॉग्स में है या नहीं, लेकिन इन तीनों की इतनी वैरायटी होगी, इतनी स्पेसीज होगी, दुनिया के किसी कोने में अगर कोई भी पॉइजनस बटरफ्लाई है या फिश है या फ्रॉग है, तो हम सब तो कवर नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी है कि इट कैन बी पॉइजनस बट इट मे नॉट बी नोटेड एंड काउंटेड। सो पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है, तीनों में पॉइजनस स्पेसीज हो सकते हैं। उस लैंग्वेज से, उस लॉजिक से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। एंड दिस वन, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अभी मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था, आई वॉज श्योर दैट पपाया इज नॉट native to India, and I was 100,000% sure that Red Sanders is native to India because पिछले 3-4 साल से ये न्यूज में था रेड सैंडर्स। ठीक है, तो मैंने ये इन दोनों में से मैंने ए मार्क किया। ठीक है, 50-50 और ये मेरा